हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये एक बहुत ही रोमांटिक और लवली ड्रामा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है मिंचे और चोईवुंग से, जो एक दूसरे को 7 सालों से डेट कर रहे हैं और 3 सालों से दोनों साथ में रह रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चोई थोड़ा भोला है। एक बार वो मिंचे की फ्रेंड से मिलने ट्रैक सूट में चला जाता है। वैसे वहाँ सभी उसे जानते हैं, क्योंकि वो कॉलेज टाइम में एक बहुत अच्छा स्विमर था, लेकिन इंजरी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया और अब वो एक स्कूल में एज अ स्विमिंग टीचर जॉब करता है। लेकिन कभी कभी मिंचे उसकी जॉब के बारे में अपनी फ्रेंड से झूठ बोलती है। मिंचे आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहती है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है और फाइनली उसे अमेरिका जाने का मौका मिल जाता है। वो अपनी ये खुशी चोईवुंग से शेयर करती है, लेकिन चोई उसे कहता है कि अगर तुम अमेरिका गई तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। वो कहती है कि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो वापस आकर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, फिर हम क्या करेंगे? क्या तुम अकेले हमारा खर्चा उठा पाओगे? चोई को उसकी ये बातें बुरी लग जाती है। बाद में चोई अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं मिंचे के लिए हमेशा वेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं उसे वहाँ मुझसे अच्छा कोई न मिल जाए, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी जब वो वापस आएगी तो शायद तब मैं उसके लायक नहीं रहूँगा। चोई को उसकी आंटियाँ समझाती है कि मिंचे को रोकने से अच्छा तो तुम उसे प्रपोज कर दो। वो कहता है कि अभी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो कहती है कि तुम दोनों 7 सालों से डेट कर रहे हो, अपने रिश्ते पर भरोसा रखो। फिर बाद में चोई रिंग लेने के लिए एक शॉप पर जाता है, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो मिंचे को ब्रेकअप करने के लिए कह देता है। वो कहता है कि मुझे इस बात का हमेशा पछतावा रहता है कि मुझे अपनी इंजरी के बाद का ट्रीटमेंट पूरा करना चाहिए था, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी बाद में पछताओ कि तुम अमेरिका नहीं गई। ये सब सुनकर मिंचे रोने लगती है और वहाँ से आने के बाद रास्ते में चोई भी फुट फुट कर रोता है। लेकिन जाने से पहले वो चोई को मैसेज करके जाती है कि हमारे बीच में सब खत्म नहीं हुआ है। उसे पूरा भरोसा रहता है कि चोई को भी यही लगता है, और ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद मिंचे वापस आती है। रास्ते में एक लड़का उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो उसे रोककर कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो लड़का ये सुनकर थोड़ा अजीब सा फेस बनाता है। तभी एक लड़की उस लड़के के पास आती है। तब उन दोनों की बातें सुनकर मिंचे को पता चलता है कि वो लड़का तो उससे रास्ता पूछना चाहता था। ये सब सुनकर उसे बहुत शर्म महसूस होती है। वो उन्हें सॉरी कहकर वहाँ से भाग रही होती है कि अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। उसके सूटकेस का मिनी टायर भी टूट जाता है। फिर वो उस शॉप में जाती है जहाँ वो पहले जॉब करती थी। वहाँ वो अपना सूटकेस रखवा देती है। मिंचे को याद आता है कि वो तो चोई के लिए अमेरिका जाना कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन चोई ने उसे ये कहकर भेज दिया था कि अगर तुम यहाँ मेरे सामने रहोगी तो तुम्हें देखकर मुझे और बुरा लगेगा। और फिर वो उसे ब्रेकअप के लिए कहकर चला गया था। उस टाइम मिंचे बहुत रोई थी। तभी मिंचे अपनी फोन की आवाज से वापस प्रेजेंट में आती है। उसे एक जगह से इंटरव्यू के लिए मैसेज आया होता है। फिर वो एक बुक स्टोर से अपने इंटरव्यू के लिए बुक्स लेकर एक बेंच पर बैठी होती है। जब उसकी कैब आती है तो वो जल्दी से कैब की तरफ जाती है और इसी जल्दबाजी में उसकी सैंडल टूट जाती है। दूसरी तरफ चोई क्लास में पढ़ा रहा होता है। क्लास के बाद चोई का कलीग पूछता है कि तुम स्कूल की वेलकम पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो? चोई कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन तभी उसकी बात काटते हुए उसका कलीग कहता है, अच्छा तो मतलब तुम डेटिंग पर जा रहे हो? ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। उधर मिंचे एक स्टोर में सैंडल ट्राई करती है, लेकिन उस सैंडल का दूसरा पेयर जीहे ले लेती है। जब मिंचे उससे वो सैंडल मांगती है तो जीहे ये कहकर मना कर देती है कि अभी तुमने ये खरीदी नहीं है। उन दोनों में थोड़ी नोकझोंक होती है। जब मिंचे अपने बैग लेकर जाने लगती है तो जीहे उसे ये कहकर रोकती है कि तुम्हारी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई। आगे हम उन दोनों को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस वाला मिंचे से कहता है कि तुम इस लड़की का पर्स चुरा रही थी। मिंचे उसे बताती है कि मुझे लगा कि ये मेरा शॉपिंग बैग है।
मैंने उसी स्टोर से बुक्स खरीदी थी। जीहे कहती है कि हमें तो तुम्हारी बुक्स कहीं नहीं दिखी। असल में मिंचे की बुक्स बाहर बेंच पर छूट गई थी जब वो अपनी कैब का वेट कर रही थी। तभी जीहे किसी को फोन करके बुलाती है। मिंचे पुलिस वालों को बुक स्टोर का भेजा मैसेज भी दिखाती है। पुलिस वाला उसे उसके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बुलाने के लिए कहता है। तभी ह्योक वहाँ आता है। वो जीहे से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। उन्हें ऐसे देखकर मिंचे को थोड़ी जेलसी होती है। वो पहले तो अपनी फ्रेंड को मैसेज करने की सोचती है, लेकिन फिर वो चोई को कॉल लगाती है। 2 बार ट्राई करने पर भी चोई कॉल नहीं उठाता। उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि पूरे 1 साल के बाद मैंने तुम्हें कॉल की और तुमने मेरी कॉल तक नहीं उठाई। लगता है तुमने सच में मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। तभी चोई वहाँ आता है और जीहे से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे पहुँची। जीहे मिंचे की तरफ इशारा करके कहती है कि ये आंटी मेरा पर्स चुरा रही थी। जब वो मुड़कर देखता है तो मिंचे वहाँ होती है। चोई को देखकर मिंचे रोते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। पता भी है कि मैं कितना डर गई थी। मैं रास्ते में गिर गई थी और मुझे चोट भी लग गई थी। उसे ऐसे रोता देखकर चोई उसे गले लगा लेता है। वो कहती है कि मुझे लगा कि हमारा सच में ब्रेकअप हो गया है। वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता तो है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकता हूँ। बाद में वो दोनों मिंचे के रूम पर जाते हैं। मिंचे उसे बताती है कि ये रूम मेरे भाई का है और वो कभी कभी ही यहाँ आता है। मिंचे के साथ वहाँ बैठकर चोई को अपना पुराना टाइम याद आता है। मिंचे उससे पूछती है कि तुमने पूरे 1 साल तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। वो कहता है कि मैं टीचिंग एग्जाम की तैयारी में लगा था। मैं चाहता था कि तुम्हारे आने के बाद मैं जल्दी से ये एग्जाम पास कर लूं। अब स्कूल में जीहे चोई को स्नैक्स का बॉक्स देकर कहती है कि आप ये मिस मिंचे को देखकर मेरी तरफ से सॉरी कह देना। वो कहता है ठीक है, मैं उसे ये कह दूंगा। फिर जीहे उससे पूछती है कि क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है, क्या आप दोनों शादी करने वाले हो। चोई कहता है कि तुम्हें इन सब बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों है। बाद में घर में चोई नहाकर निकलता है और उसी टाइम घर में एक और लड़का एंट्री करता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर अपने पास पड़ा छाता और वाइपर उठा लेते हैं। वो लड़का चोई से पूछता है कि तुम कौन हो। चोई भी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़का कहता है कि ये मेरा घर है। चोई कहता है कि ये घर तो मेरी गर्लफ्रेंड का है। वो फिर चौंक कर कहता है कि क्या आप उसके भाई हो। और तभी चोई का टॉवल गिर जाता है। उसे अपने घर में देखकर उस लड़के का पारा चढ़ जाता है। अब चोई मिंचे और उसके भाई के सामने बैठा होता है। मिंचे के भाई का नाम मिनचैंग है। चोई उसे अपना नाम, एज और हाइट वगैरह सब बताता है। चोई मिनचैंग को मक्खन लगाता है। मिनचैंग उसे तो डराता है, लेकिन वो खुद अपनी बहन से डरता है। ये देखकर चोई को बहुत हंसी आती है। फिर मिनचैंग उससे उसकी जॉब के बारे में पूछता है। चोई बताता है कि अभी तो मैं एक स्कूल में स्विमिंग टीचर हूँ और टीचिंग की जॉब के पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। मिनचैंग पूछता है तो फिर तुम दोनों शादी कब करोगे। वो कहता है कि जब मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, शायद 2 साल बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। मिनचैंग कहता है और तब तक क्या तुम दोनों ऐसे ही साथ में रहोगे, कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुम दोनों को। चोई कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ने अपना फ्यूचर एक साथ प्लान किया है। उसका भाई ताली बजाते हुए कहता है वाह वाह क्या बात है, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाता हूँ। और इसके बाद वो चोई को उसके सामान के साथ घर से बाहर निकाल देता है। मिनचैंग कहती है कि क्या हम 1 साल बाद अलग होने के लिए मिले थे, मेरा भाई बहुत बुरा है। फिर वो चोई से पूछती है कि क्या मैं उससे फिर से बात करूं। मैं उसे कहूंगी कि यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं है, या फिर मैं उससे ये कहूँ कि हम दोनों साथ में मिलकर सेविंग कर रहे हैं। मैं उसे ये भी कह दूंगी कि हम दोनों बराबर किराया दे रहे हैं। चोई उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वो कहती है कि तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो। चोई कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स की परवाह किए बिना मुझे सच सच बताओ कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो क्या तुम्हें पछतावा होगा। वो कहती है अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी तो मुझे पछतावा होगा। फिर वो कहती है कि अब मैं तुम्हें रोज कैसे देख पाऊंगी। चोई कहता है कि मेरे पास इसका इलाज भी है। और फिर वो उसके कान में कुछ कहता है। इसके बाद चोई छुपकर मिनचे के साथ रहने लगता है, क्योंकि मिनचैंग तो घर पर बहुत कम आता था।
लेकिन मिनचैंग को उन दोनों पर शक होने लगता है। उसे अपने घर में एक बदबूदार मोजा मिलता है। फिर वो चुपचाप घर में वापस आता है और वहाँ वो चोई को रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो चोई को फिर से घर से बाहर निकाल देता है। कुछ दिन बाद फिर से मिनचैंग को लगता है कि चोई वहीं उसके घर में है। घर में ढूंढने के बाद वो चोई और अपनी बहन को कबर्ड में आराम से चिकन खाते हुए पकड़ लेता है और वो फिर से चोई को घर से बाहर निकाल देता है। उन दोनों की जासूसी करते करते मिनचैंग की हालत बुरी हो जाती है, लेकिन वो दोनों फिर भी नहीं सुधरते, बल्कि वो दोनों बड़ी बेशर्मी से उसके ही घर में उसको हंसते हुए वेलकम करते हैं। बाद में वो उन दोनों को डांटता है। वो अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि कल पड़ोस की एक लेडी कह रही थी कि तुम आजकल बदले बदले लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी बहन तो वैसी की वैसी ही है। मुझे उन्हें कहना पड़ा कि आजकल मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये कहकर मैंने बात को संभाला, वरना तुम दोनों के चक्कर में हम सबकी बदनामी होती और सबको चोई के बारे में पता चल जाता। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी और चोई की हाइट सेम है, वरना मैं मॉम को क्या जवाब देता। ये सुनकर चोई उसे कहता है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। मिनचैंग कहता है कि क्या शादी करना तुम्हें मजाक लगता है? क्या तुम्हारे पास फ्यूचर की कोई गारंटी या सेविंग्स है? वो दोनों मिनचैंग को अपने फ्यूचर के प्लान सिखाते हैं। चोई कहता है कि मेरे 20s में मिनचे मेरे साथ थी, तो मेरे 40s में तो उसे मेरे साथ होना ही चाहिए। इसके बिना मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिनचे कहती है कि मैं भी इसके बारे में सेम फील करती हूँ और मुझे इस पर पूरा भरोसा है। मिनचैंग कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों बिना किसी तैयारी के शादी करना चाहते हो। चोई कहता है कि ये हमारी शादी है, तो हम दोनों ने जल्दी शादी करने का डिसाइड किया है। आप हम पर भरोसा रखो, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा। अब बेचारा मिनचैंग क्या कहता, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। आगे हम देखते हैं कि चोई और मिनचे दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने हनीमून और बेबीज की प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन देखने पर उन्हें हनीमून पैकेज बहुत महंगा लगता है। चोई कहता है कि हमें अपने बजट के हिसाब से सब करना चाहिए। ये सुनकर मिनचे को याद आता है कि जीहे ने उसे एक कूपन भेजा था जो एक वेडिंग प्लानर का था। वो दोनों उस वेडिंग प्लानर के पास जाते हैं। वो उन दोनों को वेडिंग हॉल दिखाती है और वेडिंग फूड के बारे में पूछती है। उन दोनों की पसंद सेम होती है। इसके बाद वो वेडिंग प्लानर उनसे कुछ और सवाल पूछती है, जैसे कि उन्हें वेडिंग के लिए कैसी जगह चाहिए, वेडिंग कार्ड कैसा होगा और फोटोशूट किस तरह का होना चाहिए। चोई और मिनचे की पसंद इनमें अलग अलग होती है। वो वेडिंग प्लानर उन्हें रफली वेडिंग के खर्चे का अमाउंट बताती है कि आप लोगों का लगभग इतना खर्चा होगा, और वो अमाउंट काफी ज्यादा होता है। लास्ट में वेडिंग ड्रेस की बात आती है, तो चोई कहता है कि मिनचे के लिए हम सबसे सुंदर ड्रेस लेंगे, आप हमें सबसे अच्छी शॉप में ले जाना। ये सारी बातें करने के बाद चोई और मिनचे घर में अपनी सेविंग्स का हिसाब लगाते हैं। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद दोनों को पता चलता है कि शादी के खर्चे के लिए वो दोनों लगभग 6 महीने में रुपए जमा कर लेंगे। ये जानकर चोई बहुत खुश होता है। फिर जब मिनचे शॉप पर जाकर वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है, तो उसे देखकर चोई का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही होती है। फिर मिनचे एक और ड्रेस ट्राई करती है, उसे वो ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसके बाद मिनचे वेडिंग प्लानर से दूसरी साइड की ड्रेसों के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वहाँ की सारी ड्रेसें बहुत महंगी है। चोई पूछता है कि ज्यादा से ज्यादा वो ड्रेसें कितनी महंगी होंगी। वो लड़की उसे बताती है कि उन ड्रेसों को अगर रेंट पर भी लिया जाए तो वो मिनचे की अभी पहनी ड्रेस से 10 गुना ज्यादा महंगी है। ये सुनकर मिनचे तो उन ड्रेसों के लिए मना करती है, लेकिन चोई उसे वो ड्रेसें ट्राई करने के लिए कहने लगता है। मिनचे उसे साइड में ले जाकर डांटती है कि हम लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर चोई थोड़ा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद दोनों फर्नीचर की शॉप पर जाते हैं। मिनचे को एक छोटा सा बेड पसंद आता है, लेकिन चोई उससे कहता है कि हमें बड़ा बेड लेना चाहिए। फिर मिनचे ड्रेसिंग टेबल लेने के लिए कहती है। चोई उसके लिए भी मना कर देता है। इसके बाद मिनचे एक सोफे पर बैठकर चोई को वहाँ बैठने के लिए कहती है। चोई कहता है कि हमारे घर का सोफा ज्यादा अच्छा है और ये बहुत महंगा भी है। मिनचे गुस्से में कहती है, मुझे ये पता है, मैं बस तुम्हें बैठने के लिए कह रही थी।
वो कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। मिंचे कहती है कि मेरी पसंद की सारी चीजों को तुम मना कर रहे हो, एक बार तो तुम मेरी हाँ में हाँ मिला ही सकते हो। वो कहता है कि मैंने बिना वजह के कब मना किया, मैंने तुम्हें वो ड्रेस लेने के लिए कहा तो था, लेकिन तब तो तुमने ही मना कर दिया। मिंचे कहती है कि तुम मुझे सामान क्यों नहीं लेने दे रहे हो। चोई कहता है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, मेरा मतलब है कि वो सब सामान हमारे लिए बहुत महंगे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी पसंद का सामान लो। वो कहती है कि मैं खुद अपनी महंगी चीजों की पसंद को लेकर परेशान रहती हूँ, तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं उन्हें खरीदने वाली नहीं थी। चोई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाद में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर चोई को याद आता है कि घर में बिना ड्रेसिंग टेबल के मिंचे को मेकअप करने में बहुत परेशानी होती है, और दूसरी तरफ बड़े बेड पर बैठकर मिंचे को याद आता है कि उनके घर का बेड छोटा है, जिस वजह से चोई के पैर हमेशा बेड से बाहर रहते हैं। दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं। इसके बाद मिंचे वेडिंग प्लानिंग की लिस्ट निकालकर फाड़ देती है। वो चोई से कहती है कि हमें ऐसी शादी नहीं करनी चाहिए, तुम सही कह रहे थे कि मैं दूसरे लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए महंगा खर्चा कर रही थी, ये सब फिजूल खर्चा है। ये सुनकर चोई बहुत खुश हो जाता है और वो बाकी बची लिस्ट को लेकर फाड़ देता है। फिर मिंचे चोई के कान में कुछ आइडिया बताती है और कहती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। पहले तो चोई भी चौंकता है, लेकिन फिर वो भी रेडी हो जाता है और बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों अपने घर में सिंपल से कपड़ों में खुद अपना फोटोशूट करते हैं। ये सब सिंपल होता है, लेकिन इसमें उन दोनों का लव और अफेक्शन साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम चोई और मिंचे को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय करते हुए देखते हैं। फिर चोई उठकर बड़ी स्टाइल से मिंचे का हाथ मांगता है। इसके बाद वो उसकी उंगली में धागा बांधता है और फिर उस धागे की दूसरी साइड से वेडिंग रिंग भेजने लगता है। ये सीन बड़ा ही रोमांटिक लगता है, लेकिन तभी बीच में जीहे वो धागा काटकर कहती है कि सर आप क्या सोच रहे हो। ये सारा सीन चोई इमेजिन कर रहा होता है। जीहे देखती है कि चोई इंटरनेट पर लड़की को शादी के लिए कैसे प्रपोज करते हैं, इसके लिए आइडियाज देख रहा है। वो देखती है कि चोई ने बहुत सारे आइडियाज ढूंढे हैं। उन आइडियाज को देखकर वो कहती है कि ये तो सारे बकवास आइडियाज हैं। वो कहती है कि क्या आप उन्हें प्रपोज करने वाले हो, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? फिर वो कंप्यूटर में देखकर कहती है कि ये वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है। अब चोई इमेजिन करता है कि वो एक महंगी सी गाड़ी के पास खड़ा है। गाड़ी पूरी सजी हुई है और वो मिंचे को प्रपोज कर रहा है। मिंचे भी बहुत खुश दिख रही है। तभी उसे जीहे की आवाज आती है कि आपके पास तो कार है ही नहीं। उसकी इमेजिनेशन में ही उसे कार का मालिक 5 मिनट के अंदर कार वापस करने का मैसेज करता है। जीहे उसे कहती है कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। वो उसे कहता है कि मैंने इस तरह से उसे प्रपोज करने का सोचा भी नहीं है। जीहे कहती है कि अगर आप उन्हें खुश देखना चाहते हो तो आपको उन्हें वही कहना होगा जो वो सुनना चाहती है। चोई पूछता है जो वो सुनना चाहती है। उसका ऐसा फेस देखकर जीहे कहती है कि आपने 8 सालों तक उन्हें डेट किया है और आप ये भी नहीं जानते हो। चोई कहता है कि ये जानना ही तो सबसे मुश्किल चीज है। जीहे कहती है कि आप तो कुछ ज्यादा ही अजीब हो। फिर वो कंप्यूटर की तरफ देखकर कहती है कि इससे तो आपको बाकी लड़कियों के बारे में पता चलेगा, लेकिन मिस मिंचे के बारे में नहीं। ये सब सुनकर चोई बहुत देर तक सोचता है और फिर उसे कुछ याद आता है। वो जीहे के पास जाकर उसको अपने फोन में कुछ दिखाता है और सेम वैसा ही बनाने के लिए पूछता है। वो कहती है कि मैं ये चुटकी बजाते ही बना दूंगी, तब तक आप ये सोचो कि आप उस टाइम उन्हें क्या कहोगे कि वो आपको मना ही ना कर सके। जीहे चोई को डिजाइन बनाकर दिखाती है और कहती है कि इन्हें बनकर आने में लगभग 1 महीना लग जाएगा। बाद में चोई को याद आता है कि मिंचे ने उसे पहले कभी एक कहानी सुनाकर उसमें बने मास्क दिखाए थे और कहा था कि मैं भी अपनी शादी में ऐसा कुछ करवाना चाहती हूँ। इसके बाद चोई एक लेटर लिखकर मिंचे के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ आर्ट गैलरी में मिंचे का बॉस उसके काम से बहुत खुश होता है। उसका नाम ली सेंग होता है। अब चोई आर्ट गैलरी में आकर मिंचे के लॉकर में एक लेटर रखता है। ली सेंग उसे वहाँ देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। चोई बताता है कि मैं मिंचे का बॉयफ्रेंड हूँ। चोई को याद आता है कि उसने ली सेंग को मिंचे के साथ देखा था जब वो मिंचे को छोड़ने आया था।
लीसैंग चोई को अजीब सी नजरों से देखकर कहता है कि तुम्हें मिंचे के लॉकर को नहीं छेड़ना चाहिए, भले ही तुम उसके बॉयफ्रेंड क्यों ना हो। यहाँ केवल स्टाफ के लोग आ सकते हैं। चोई उसे सॉरी कहता है। लीसैंग उसे बाहर वेट करने के लिए कहता है। बाद में जब मिंचे घर जाती है तो लीसैंग उसे रोकता है और उसके काम की तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत लकी है जो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें बाहर स्टडी के लिए जाने ही नहीं देता। ये सुनकर वो चौंकते हुए पूछती है कि ये सब आपको कैसे पता चला। लीसैंग कहता है कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट हो, तुम्हें अभी और इंतजार करना चाहिए। क्या पता तुम अपने सच्चे प्यार से जल्दी ही मिलो जो तुम्हारे काबिल हो। ये सुनकर मिंचे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा सच्चा प्यार है। ये सुनकर लीसैंग इनोसेंट बनकर कहता है कि अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मिंचे उसे मना कर देती है, लेकिन वो उसका बैग लेकर कहता है कि हम दोनों तो एक ही तरफ जा रहे हैं, और ऐसा कहकर वो आगे चलने लगता है। ये सब वो जानबूझकर करता है। उसे ये अच्छे से पता होता है कि चोई मिंचे का दूसरी तरफ वेट कर रहा है, लेकिन उन दोनों के जाने से पहले ही पीछे से चोई वहाँ आ जाता है। उसे वहाँ देखकर मिंचे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चोई उसकी बात का जवाब दिए बिना बस लीसैंग को घूरता है। मिंचे को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है। आगे हम देखते हैं कि मिंचे अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। वो चोई के पेरेंट्स से मिलने वाली होती है और इस वजह से वो बहुत टेंशन में होती है। उसकी सहेलियाँ उसे समझाती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, बस उनके सामने अच्छे से बन ठन कर जाना और खूब स्माइल करना। याद रखना कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है, और उन्हें किसी अच्छी सी जगह पर लंच के लिए ले जाना। मिंचे ध्यान से ये सारी बातें सुनती है। नेक्स्ट डे वो चोई के साथ उसके पेरेंट्स का वेट कर रही होती है। वो अभी भी बहुत नर्वस फील कर रही होती है। चोई उसे कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। तभी चोई के पेरेंट्स आते हैं। मिंचे उन्हें खुश होकर वेलकम करती है। चोई के पेरेंट्स मिंचे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। चोई की मॉम मिंचे से पूछती है कि तुम्हारा भाई भी तो आने वाला था, वो कहाँ है। तभी साइड से मिंचैंग आता है। आज वो सूट पहनकर पूरा टिप टॉप बनकर आया होता है। उसे इस तरह सजा धजा और स्मार्ट बना देखकर मिंचे भी चौंक जाती है। वो खुद अपने भाई को ऊपर से नीचे तक देखती है। मिंचैंग आकर चोई के पेरेंट्स को हेलो करता है और कहता है कि मैं मिंचे का बड़ा भाई हूँ। फिर वो सब मिलकर होटल में लंच के लिए जाते हैं। मिंचे को अभी भी टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं चोई के पेरेंट्स को ये होटल पसंद आएगा या नहीं। अंदर जाकर खाने को देखकर चोई की मॉम अजीब सा फेस बनाती है। ये देखकर मिंचे डर जाती है, लेकिन फिर चोई की मॉम खाना खाकर हंसते हुए कहती है कि ये तो बहुत मजेदार है। ये देखकर मिंचे को समझ आ जाता है कि चोई की मॉम मजाक कर रही थी। वो लोग थोड़ी देर इधर उधर की बातें करते हैं। चोई मिंचे की प्लेट में खाना रखता है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि ये दोनों तो बिल्कुल हमारी तरह है, जैसे हम अपनी जवानी में थे। चोई के फादर चुपचाप ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिंचे की मॉम किसी वजह से आ नहीं पाती, तो उन्होंने चोई के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भेजा होता है। फिर वो सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। मिंचैंग को नशा हो जाता है और नशे में वो अपनी बहन के राज खोलने लगता है। वो सबको बताता है कि बचपन में मिंचे बहुत मोटी थी। ये सुनकर चोई बहुत हंसता है। फिर मिंचैंग आगे बताता है कि इसके गाल भी बहुत फूले हुए थे। ये इतनी मोटी थी कि ठीक से चल भी नहीं पाती थी। ये तो रेंग रेंग कर चलती थी। चोई और मिंचैंग दोनों मिलकर मिंचे का मजाक बनाते हैं। बेचारी मिंचे बहुत एम्बैरेस होती है। उसे याद आता है कि घर में तो उसका भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तुम उनके सामने कुछ फालतू मत कहना, तुम बस चुपचाप बैठे रहना, सारी बातें मैं करूँगा और शादी की बात उन्हें पहले करने देना। यहाँ तक कि वो हैंडसम दिखने के लिए मिंचे का फेस मास्क तक लगाकर बैठा था, और खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अब यहाँ नशे में पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। मिंचैंग की बातें सुनकर चोई की मॉम मिंचे की साइड लेती है। वो कहती है कि ये चोई से तो अच्छी थी जो अपनी पैंट गीली करता था। वो मिंचे को बताती है कि चोई चौथी क्लास तक अपनी पैंट गीली करता था। अब चोई को शर्म आ रही होती है और मिंचैंग मजे ले रहा होता है। मिंचे और चोई की मॉम की आपस में बहुत बनती है।
दूसरी तरफ मिनचैंग चोई को दिलासा दे रहा होता है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। फिर चोई की मॉम मिनचे से कहती है कि हमने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है, तुम दोनों जैसे शादी करना चाहो कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चोई के फादर अभी भी चुपचाप बैठे होते हैं। मिनचे उनके लिए मीट काटती है और तभी चोई के फादर के फेस पर मीट का पीस लग जाता है। मिनचे बहुत डर जाती है, वो उनको सॉरी कहती है। चोई मिनचे को बैठने के लिए कहता है। ये देखकर चोई के फादर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर मिनचे सैड हो जाती है। बाद में वॉशरूम जाते हुए मिनचैंग नशे में चोई से कहता है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चोई पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मिनचैंग कहता है कि मिनचे की लाइफ में दूसरा लड़का है। ये सुनकर चोई चौंक जाता है। मिनचैंग आगे कहता है कि ज्योतिषी ने कहा है कि उसकी लाइफ में एक और आदमी आएगा। फिर वो हंसते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड लूंगा। ये सुनकर चोई को याद आता है कि मिनचे ने उसे उस दिन ली सेंग से मिलवाया था। वो सोचता है कि कहीं ली सेंग ही तो वो दूसरा आदमी नहीं है। अब घर में मिनचे दिन की बात को लेकर बहुत अपसेट होती है। चोई उसे बार बार समझाता है कि दिन में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर वो बड़े प्यार से उसके पास आकर कहता है कि अब जब हमारी शादी फिक्स हो गई है तो क्यों ना हम अभी थोड़ा एंजॉय करें। मिनचे उसे मारते हुए चुपचाप सोने के लिए कहती है। बाद में चोई की मॉम मिनचे को मैसेज करके अकेले मिलने के लिए बुलाती है और नेक्स्ट डे जब मिनचे उनसे मिलने जाती है तो वो मिनचे को इयररिंग्स का एक सेट देती है और कहती है कि ये हमारे खानदानी इयररिंग्स है, मेरी सास ने मुझे ये दिए थे और अब मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। वो गिफ्ट पाकर मिनचे बहुत खुश होती है। फिर वो मिनचे से कहती है कि तुम कल की बात को लेकर परेशान मत होना। मिनचे कहती है कि कल सारी गलती मेरी थी। चोई की मॉम कहती है कि उन दोनों के बीच ये सब 5 सालों से चल रहा है। वो मिनचे को सारी बात बताती है। 5 साल पहले जब चोई को चोट लगी थी और वो परेशान था तो चोई और उसके फादर के बीच में थोड़ी कहासुनी हो गई थी और चोई के फादर ने उसे थप्पड़ मार दिया था। तब से उन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई। दूसरी तरफ घर में चोई अपने फादर को मैसेज करने की सोचता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या लिखूं, तो फिर वो अपने फादर को मैसेज नहीं करता। कुछ दिन बाद चोई अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ मिनचे की आर्ट गैलरी में आता है। उसे वहाँ देखकर ली सेंग ज्यादा खुश नहीं होता है। ली सेंग और मिनचे सारे स्टूडेंट्स को आर्ट गैलरी के बारे में बताते हैं। 2 लड़कियाँ तो ली सेंग के स्टाइल की फैन बन जाती है। ली सेंग और मिनचे को साथ देखकर वो लड़कियाँ कहती हैं कि इनकी जोड़ी तो परफेक्ट लगती है, पक्का ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं। चोई भी साइड से उनकी ये बातें सुनता है। उनकी ये बातें सुनकर जीहे और ह्योक उन लड़कियों को चुप रहने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद मिनचे और चोई छुप छुप कर एक दूसरे को क्यूट से इशारे करते हैं। इसके बाद चोई वॉशरूम में ली सेंग से मिलता है। ली सेंग उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम टीचर हो, मुझे लगा तुम घर से आ रहे हो। चोई उसे घूरते हुए कहता है कि ये मेरी यूनिफॉर्म है। ली सेंग कहता है कि ऐसे कपड़े तो मैं घर में भी नहीं पहनता हूँ और ऐसा कहकर वो चला जाता है। ये सुनकर चोई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाहर जाने पर मिनचे उसे छेड़ते हुए कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम बहुत डैशिंग लग रहे हो। तुम्हें स्टूडेंट्स के साथ खड़े देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि अंदर तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। ये सुनकर चोई को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है लेकिन मैं तो एक पार्ट टाइम टीचर हूँ। मिनचे कहती है कि तुम जल्दी ही एग्जाम पास करके परमानेंट हो जाओगे। फिर जब मिनचे अंदर जाने लगती है तो चोई उसे अपने गाल पर किस करने के लिए कहता है, तो वो इधर उधर देखकर उसे किस करती है और चली जाती है। किस पाकर चोई और ज्यादा खुश हो जाता है। बाद में चोई की 2 स्टूडेंट्स साइड में जाकर स्मोकिंग करना चाहती है, लेकिन चोई आकर उन्हें पकड़ लेता है। वो दोनों वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन चोई उन्हें रोककर उनसे सिगरेट का बॉक्स ले लेता है। उनमें से एक लड़की तो उसे सॉरी कहती है, लेकिन दूसरी लड़की एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है कि ये तो बस एक पार्ट टाइम टीचर है। तभी ली सेंग भी सामने से आता है। वो दोनों लड़कियां उसे ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। उनके जाने के बाद ली सेंग चोई से पूछता है कि क्या ये लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम एक पार्ट टाइम टीचर हो। चोई कहता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है।
क्या तुम मिंचे को पसंद करते हो? लीसैंग हंसते हुए कहता है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। वो इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास ज्यादा सेविंग्स होगी और तुम दिखने में भी रिच फैमिली के नहीं लगते हो। देखना, कुछ टाइम बाद ही मिंचे तुमसे दुखी हो जाएगी। ये सुनकर चोई गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर लीसैंग को छोड़ते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, मिंचे बहुत इंटेलिजेंट है, उसे अपना ध्यान रखना आता है, वो बहुत मूडी भी है। लीसैंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिंचे के लायक हो? सपने देखना छोड़ दो, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसे खुश रख सकते हैं। चोई हंसते हुए कहता है कि वो हमेशा ही खुश रहती है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो क्या चाहती है? लीसैंग कहता है कि ये भी तुम ही बता दो। चोई कहता है कि वो मुझे चाहती है, एक ऐसे लड़के को जो हैंडसम है, स्विमिंग में अच्छा है और जो एक सिंपल ट्रैक सूट में भी अच्छा लगता है। वैसे शायद तुम्हारे पास बहुत टाइम और पैसा है, तो तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहो। ऐसा कहकर चोई जाने लगता है तो लीसैंग कहता है, एक बार फिर से सोच लो, शायद ये तुम्हारी बचकानी जिद है। क्या तुमने मिंचे से ब्रेकअप करने की कोशिश इसलिए नहीं की थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम उसके लायक नहीं हो? चोई बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उधर जीहे मिंचे से उस दिन के लिए माफी मांगती है। वो मिंचे से कहती है कि आप बहुत क्यूट हो। मिंचे ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर वो मिंचे की सैंडल देखकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है, आपने ये कहाँ से ली? असल में मैं शू डिजाइनर बनना चाहती हूँ। मिंचे उसे शॉप का पता बताती है। तभी ह्योग भी वहाँ आता है और जीहे उसे अपने साथ शॉप पर चलने के लिए कहती है। कुछ टाइम बाद मिंचे अपने कलीग्स के साथ होती है। लीसैंग वहाँ आता है। एक लड़की लीसैंग से बातें कर रही होती है और लीसैंग के हाथों में वो लेटर होता है जो चोई ने मिंचे के लॉकर में रखा था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद लीसैंग चोई का लेटर डस्टबिन में फेंक देता है। घर में मिंचे चोई को फेस पर मॉइस्चराइजर लगाने के लिए कहती है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपने बॉस से कंपेयर कर रही हो? मिंचे हंसते हुए पूछती है कि ये बात बीच में कहाँ से आ गई? फिर चोई पूछता है कि क्या तुमने अपने बॉस को हमारे बारे में कुछ बताया? वो कहती है कि मैंने उन्हें ये बताया कि हम शादी करने वाले हैं। चोई फिर पूछता है कि क्या इसके अलावा भी तुमने उन्हें कुछ बताया? वो कहती है कि इसके अलावा उन्हें बताने के लिए है ही क्या। आगे हम चोई को मिंचैंग के साथ ड्रिंक करते देखते हैं। चोई लीसैंग की बातों से बहुत परेशान होता है। वो मिंचैंग को बताता है कि किसी ने मुझे कहा है कि मिंचे मुझसे शादी करके खुश नहीं रहेगी। उसने कहा है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? मिंचैंग गुस्से में गाली देते हुए कहता है कि ऐसा कहने की किसकी हिम्मत हुई? चोई उससे कहता है कि मैं पहली बार में ही अपना टीचिंग एग्जाम पास करूँगा, फिर मैं जल्दी ही एक घर खरीदूंगा और मिंचे को हमेशा खुश रखूंगा। मिंचैंग उसकी ये बातें सुनकर खुश होता है। इसके बाद दोनों नशे में धुत होकर घर जाते हैं। मिंचे उन दोनों को ऐसे नशे में देखकर बहुत गुस्सा करती है। चोई उसे हक करने आता है तो वो उसे मारकर भगा देती है। मिंचैंग चोई को बचाते हुए कहता है कि खबरदार, जो तुमने इसे हाथ लगाया। हम दोनों वैसे ही बहुत दुखी हैं। हमारे अंदर बहुत दर्द भरा है। दोनों एक साथ बहुत फनी एक्शन कर रहे होते हैं और उन दोनों से आ रही शराब की बदबू से मिंचे बहुत परेशान होती है। वो उन दोनों को मारते हुए नहाने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों जाकर सीधा बेड पर सो जाते हैं। मिंचे सोचती है कि चोई को आखिर हो क्या गया है। वो सोचती है कि शायद चोई अपने फादर को लेकर परेशान है। तो नेक्स्ट डे वो चोई के फादर से मिलने जाती है। उसे देखकर चोई के फादर चौंक जाते हैं। मिंचे उन्हें कहती है कि आज का पूरा दिन मैं आपके साथ रहूंगी। वो उनका हाथ पकड़कर बच्चों की तरह उनसे लंच खिलाने के लिए कहती है। फिर वो दोनों साथ में लंच करने जाते हैं। मिंचे फिर से मीट काटते हुए कहती है कि इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। चोई के फादर उससे सीजर लेकर खुद मीट काटने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर वो कहती है कि आप और चोई दोनों एक जैसे हो। आप दोनों बहुत हैंडसम और स्वीट हो। फिर वो अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि आजकल चोई थोड़ा परेशान रहता है। फिर वो उन्हें अपनी आर्ट गैलरी की सैर करवाती है। तभी चोई उसे अपनी फोटो भेजकर कहता है कि मैंने सारी सफाई कर ली है।
वैसे अभी तुम कहाँ हो? वो उसे मैसेज करके कहती है कि मैं आर्ट गैलरी में हूँ, तुम जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ आ जाओ। चोई खुशी खुशी रास्ते में आ रहा होता है। उधर मिंचे चोई के फादर को मोबाइल कवर गिफ्ट देती है। वो मना करते हैं तो वो जबरदस्ती उन्हें वो पकड़ाती है। तभी मिंचे से वो कवर नीचे गिर जाता है और ठीक इसी टाइम चोई भी वहाँ आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर ने गुस्से में वो कवर फेंका है। वो अपने फादर पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो। उसे याद आता है कि कैसे गुस्से में उन्होंने उसे थप्पड़ मारा था। वो उनसे कहता है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हो। तभी मिंचे उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये कोई तरीका है बात करने का। वो गुस्से में उसे कहता है कि तुम मुझे बिना बताए इनसे मिलने क्यों आई। ये सुनकर मिंचे चौंक जाती है। तभी चोई के फादर उसे फालतू का सीन क्रिएट करने से मना करते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। मिंचे उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चोई उसे बीच में ही रोक देता है। बाद में जब चोई गुस्से में घर जा रहा होता है तो मिंचे उसे रोकती है। वो कहती है कि तुम अपने फादर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। चोई कहता है कि तुम्हें उनसे मिलने के लिए किसने कहा था। वो कहती है कि हमारी शादी होने वाली है, क्या मैं उनसे मिल भी नहीं सकती हूँ। चोई कहता है कि मैंने तुमसे वेट करने के लिए कहा तो था, मैंने कहा था कि पहले मुझे सब सॉल्व करने दो। वो कहती है कि तुमने ये कब कहा, तुमने बस कहा था कि तुम सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। अगर तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है तो फिर हमें शादी करने की क्या जरूरत है। चोई कहता है कि क्या मैंने कभी तुमसे नहीं कहा था। उसे याद आता है कि उसने लेटर में सब लिखकर लॉकर में रख दिया था। फिर वो कहता है और तुम्हारा क्या, तुम्हें कभी भी मेरा कहा कुछ याद नहीं रहता है। मुझे तुम्हारा बॉस पसंद नहीं है। मैंने सुना है कि तुमने उसे हमारे बीच हुई सारी बातें बता दी हैं। उन दोनों की बीच बात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। मिंचे कहती है कि तुम हमेशा सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हो और हमेशा लोगों से भागते रहते हो, जैसे कि तुम अपने फादर से भाग रहे हो। चोई कहता है कि बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानती हो। मिंचे रोते हुए कहती है कि शायद मैं तुम्हारा और तुम्हारे फादर का रिश्ता समझ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे फादर नहीं है। शायद हमें अपनी शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। चोई परेशान वहीं खड़ा रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोई स्कूल में खोया खोया सा बैठा होता है। जीहे उसके पास जाकर पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप बड़े ही अजीब लग रहे हो। यॉक कहता है कि मुझे तो ये आज ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वो कहती है कि आज भी इन्होंने कल वाले कपड़े पहने हुए हैं और इनसे बदबू भी आ रही है और इनके मोजे तो और भी अजीब हैं। चोई कहता है कि मैं कल रात यही रुका था। ये सुनकर जीहे चौंकते हुए पूछती है कि आप घर क्यों नहीं गए थे। अच्छा, तो क्या आप प्रपोजल की तैयारी कर रहे थे। जब चोई कोई रिएक्शन नहीं देता तो वो कहती है कि लगता है कि बात बहुत सीरियस है। फिर वो पूछती है कि क्या आप दोनों की लड़ाई हुई है। ये सुनकर चोई कहता है कि तुम्हें मेरी लव लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है। वो कहती है कि मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपको पता भी है कि जब हम लोग लास्ट टाइम आर्ट गैलरी में गए थे तो सब वहाँ आपके बारे में पूछ रहे थे और मिस मिंचे सबको खुश होकर आपके बारे में बता रही थी। ये सुनकर चोई का दिल पिघल जाता है। फिर वो जीहे को वहाँ से भेज देता है। उधर घर में मिंचे अपने ड्रॉर में से कुछ निकालते हुए वहाँ रखे लेटर देखती है। जब वो उन्हें निकाल कर पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर चोई ने उसे प्रपोज करने के लिए लिखे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि चोई ने बहुत सारे लेटर प्रैक्टिस के लिए लिखे थे और फाइनल लेटर उसने मिंचे के ऑफिस के लॉकर में रखा था, जो उसके बॉस ने डस्टबिन में फेंक दिया था। दूसरी तरफ चोई के फादर उससे मिलने आते हैं। वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करते हैं। चोई कहता है कि आपकी वजह से शायद मेरा मिंचे से ब्रेकअप हो जाएगा। उसे लगता है कि मैं आपके साथ ठीक नहीं कर रहा हूँ और मैं फालतू के ड्रामे कर रहा हूँ, और शायद वो ठीक कहती है। अब हम देखते हैं कि जब चोई को इंजरी हुई थी तो उसने इलाज कराने से मना कर दिया था। उसके फादर चाहते थे कि वो अपना इलाज कंटिन्यू रखे, लेकिन चोई से इलाज सहन नहीं हो रहा था। चोई के फादर ने उससे कहा था कि तुम्हें स्विमिंग के अलावा और कुछ नहीं आता है, अगर तुम ये भी छोड़ दोगे तो तुम आगे क्या करोगे। लेकिन चोई ने उनकी बात नहीं मानी और इसी बात पर गुस्सा होकर उन्होंने चोई को थप्पड़ मारा था। ये सब याद करके चोई कहता है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, मैं बस डरकर वहाँ से भाग आया। फिर वो अपने फादर को सॉरी कहता है। उसके फादर उसे एक पेन देकर कहते हैं कि मिंचे बहुत अच्छी लड़की है, उसे जाने मत देना।
वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। इधर मिंचे चोई का लेटर पढ़ रही होती है। चोई ने लिखा होता है कि जब मैंने तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा था, उस बात का मुझे हमेशा रिग्रेट रहता है। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। और एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई है, मेरी और मेरे फादर में ज्यादा नहीं बनती है, लेकिन मैं सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर इन सब की वजह से तुम परेशान हो। अब मिंचे को समझ आता है कि चोई ने उसे क्यों कहा था कि मैंने तुम्हें सब बता दिया था। मिंचे रोते हुए कहती है कि उसने ये खुद मुझे क्यों नहीं दिया। चोई ने आगे लिखा होता है कि तुम्हारे साथ बिताए 8 साल मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम है, और जब 1 साल बाद मैं तुमसे पुलिस स्टेशन में मिला था तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब तो बस फिल्मों में होता है। मैं अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जो भी सपने हमने देखे हैं मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। अब मिंचे घर पहुँचती है और वहाँ देखती है कि चोई ने उसके लिए ड्रेसिंग टेबल खरीद के रखी होती है। और फिर जब वो बेडरूम में जाती है तो चोई वहाँ सूट में बुके लेकर उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखकर मिंचे इमोशनल हो जाती है। इसके बाद चोई उसे बताता है कि मैंने अपने फादर से सारी बातें क्लियर कर ली हैं। अगर तुम नहीं होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। फिर चोई उसे सैंडल गिफ्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता हूँ। ये सुनकर वो रोने लगती है और फिर मिंचे रिंग्स निकालकर कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाली थी। ये देखकर चोई चौंक जाता है। वो चोई को रिंग पहनाती है और कहती है कि मुझसे शादी कर लो, और ऐसा कहकर वो अपना हाथ आगे करती है। चोई खुश होकर उसे रिंग पहनाता है। फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। इसके बाद वो अपने सारे फ्रेंड्स को अपनी शादी का इनविटेशन देते हैं। मिंचैंग तो एक लड़की के साथ होता है जिसे वो अपने पीछे छुपा लेता है। अब हम मिंचे और चोई को शादी के जोड़े में देखते हैं। वो आर्ट गैलरी में अपनी शादी कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी शादी के लिए बड़ा ही यूनिक तरीका ढूंढा होता है, जिसमें हम देखते हैं कि उनके जानने वालों ने जब उन्हें पहले वेडिंग की विशेष दी थी तो उन्होंने उस टाइम उन सब की फोटोज ले ली थी, और अब अपनी बड़ी सी फोटो के चारों तरफ उन्होंने उन सब की फोटोज लगाई होती है। इसके बाद दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और फिर अपनी बड़ी फोटो के सामने किस करते हैं। फिर कुछ दिन बाद दोनों चोई का एग्जाम का रिजल्ट देख रहे होते हैं। चोई अपना रिजल्ट देखने के लिए बहुत डर रहा होता है। मिंचे उसका रिजल्ट चेक करती है और जब वो दोनों देखते हैं कि चोई पास हो गया है तो वो दोनों खुशी से उछलने लगते हैं। एंड में हम देखते हैं कि जब उन दोनों ने सबको अपनी शादी का इनविटेशन दिया था तो सब लोग बहुत खुश हुए थे। बस मिंचे का बॉस ली सेंग बिल्कुल भी खुश नहीं था और जीहे कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो दोनों मेरी वजह से ही तो पुलिस स्टेशन में मिले थे। फिर वो अपने आप को शाबाशी देती है। मिंचैंग भी यही कहता है कि उन दोनों की शादी मेरी वजह से ही हो रही है। मैंने ही उन दोनों को अलग किया था और इसी वजह से उन दोनों ने जल्दी शादी करने की सोची। वो अभी भी अपने पीछे की लड़की को छुपा रहा होता है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।